दोस्तों, जापान के एक छोटे से गांव में आज भी एक अजीब नियम माना जाता है। सूरज ढलने के बाद वहां कोई बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता। गांव वालों का कहना है कि जैसे ही अंधेरा फैलता है, जंगल के भीतर से एक 8 फुट लंबी औरत निकलती है। वो हमेशा सफेद कपड़े पहनती है, सिर पर चौड़ी टोपी होती है और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, पो पो पो। कहते हैं कि जिस बच्चे पर उसकी नजर टिक जाए या जिसे वो चुन ले, वो तीसरे दिन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। उसके बाद उसका कभी कोई पता नहीं चलता। ये कहानी है 11 साल के योमी की। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। बाकी सभी बच्चे अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए थे, लेकिन योमी घर पर अकेला था। उसे सबसे ज्यादा यही बात परेशान करती थी कि उसके माता पिता उसे कभी उसके पैतृक गांव नहीं ले जाते थे। जब भी वह इसके बारे में पूछता, उसके पिता हर बार बात टाल देते। एक शाम उसने फिर हिम्मत करके पूछा, पापा, हम दादी के गांव क्यों नहीं जाते? यह सुनते ही उसके पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, क्योंकि हम वहां नहीं जा सकते। लेकिन योमी की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसी शाम उसने बिना किसी को बताए बस पकड़ी और अपनी दादी के गांव के लिए निकल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद वह गांव पहुंचा। बस से उतरते ही उसे महसूस हो गया कि यह जगह बिल्कुल अलग थी। चारों तरफ अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। पुराने लकड़ी के घर, टूटी हुई बाड़ें और पूरे गांव को घेरता घना जंगल किसी अनजाने खतरे का एहसास करा रहे थे। जब वह अपनी दादी के घर पहुंचा तो दादी उसे देखकर खुश नहीं हुई। उन्होंने फौरन दरवाजा खोला, उसे अंदर खींच लिया और घबराकर पूछा, तू यहां कैसे आया? क्या तेरे मम्मी पापा ने तुझे भेजा है? योमी ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। उस रात सोने से पहले दादी ने सिर्फ एक बात कही, अंधेरा होने के बाद कुछ भी हो जाए, तू घर से बाहर मत जाना। अगले दिन शाम के करीब 7 बजे थे। आसमान पर अंधेरा पूरी तरह उतर चुका था। घर के अंदर पीली रोशनी जल रही थी। दादी रसोई में थीं और योमी बालकनी में खड़ा गेंद से खेल रहा था। तभी अचानक उसकी गेंद नीचे आंगन में गिर गई। वह सीढ़ियां उतरकर उसे उठाने बाहर गया। गेंद आंगन के बिल्कुल किनारे जाकर रुकी थी, वहीं जहां से कुछ ही कदम आगे घने पेड़ शुरू हो जाते थे। योमी गेंद उठाने ही वाला था कि अचानक उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे पेड़ के पीछे से कोई उसे घूर रहा हो। वह ठिठक गया और अंधेरे में झांकने लगा। उसे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ पेड़ों की कतारें, हवा में हिलती टहनियां और उनके बीच जमा हुआ काला अंधेरा। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम होगा, और गेंद उठाकर वापस घर के अंदर चला गया। लेकिन कुछ मिनट बाद उसकी नजर फिर उसी दिशा में गई और इस बार उसके शरीर का खून जैसे जम गया। पेड़ों के बीच एक बेहद लंबी आकृति खड़ी थी, कम से कम 8 फुट लंबी। उसके सिर पर बड़ी गोल टोपी थी, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था और वह बिल्कुल स्थिर खड़ी सीधे योमी को देख रही थी। तभी अंधेरे के बीच से एक आवाज आई, पो। फिर दोबारा पो। योमी की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह गेंद वहीं छोड़कर भागता हुआ घर के अंदर आ गया। हांफते हुए उसने दादी को सब कुछ बता दिया। पेड़ों के बीच खड़ी लंबी औरत, बड़ी टोपी और वह अजीब आवाज। दादी बिना कुछ बोले उसकी बात सुनती रहीं, लेकिन उनके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद दादी बहुत धीमी आवाज में बोली, आज रात किसी भी कीमत पर बाहर मत जाना। इस बार यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि उस इंसान की आवाज थी जो पहले से जानता हो कि अब मुसीबत दरवाजे तक पहुंच चुकी है। अगली सुबह से दादी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वे बार बार खिड़कियों से बाहर झांकती, दरवाजे की कुंडी जांचती, घर के हर कोने में नमक छिड़कती और होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाती रहती। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी मेहमान का इंतजार नहीं, बल्कि किसी पुराने अभिशाप के आने से पहले उसकी तैयारी कर रही हों। फिर रात हो गई। उस रात योमी अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। बाहर ऐसा सन्नाटा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज असामान्य रूप से तेज सुनाई दे रही थी। तभी तक कुछ पल की खामोशी। टक टक आवाज सीधे उसकी खिड़की की तरफ से आई। योमी ने सिर उठाया। कुछ सेकंड तक वह चुप बैठा रहा। फिर टक टक। इस बार आवाज खिड़की की तरफ से आई थी। योमी का गला सूख गया।
वह बिस्तर पर सीधा बैठ गया। उसे लगा शायद कोई डाल खिड़की से टकरा रही होगी, लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर भी दस्तक होने लगी। अब आवाज कभी खिड़की से आती, कभी दरवाजे से, और फिर कुछ सेकंड बाद दोनों जगह एक साथ। सुबह होते ही योमी भागकर दादी के पास गया और रात की हर बात बता दी। खिड़की पर चेहरा, डरावना सपना और माथे पर मिला वो लाल तरल। दादी ने उसकी बात सुनते ही एक पल के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे उन्हें उसी जवाब का डर था। फिर उन्होंने बहुत धीमे कहा, उसने तुझे चुन लिया है। योमी समझ नहीं पाया। दादी ने कांपती आवाज में बताया कि गांव में जो लंबी औरत दिखती है वो किसी बच्चे को चुन ले तो तीसरे दिन उसे अपने साथ ले जाती है। योमी ने घबराकर पूछा, तो मैं क्या करूं? दादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अभी भी एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत पुराना और बहुत खतरनाक है। दादी उसे घर के पीछे बने एक छोटे स्टोर रूम में ले गई। वहां धूल भरे बक्सों, पुराने ताबीजों और टूटे हुए पूजा सामान के बीच उन्होंने एक पुराना लकड़ी का डिब्बा निकाला। डिब्बे के अंदर एक मुड़ा तुड़ा कागज, कुछ सूखे हुए नमक के दाने और एक फीकी पड़ चुकी फोटो थी। फोटो में योमी के पिता एक छोटे बच्चे के रूप में थे और उनके पीछे दूर पेड़ों के पास वही लंबी औरत खड़ी थी। दादी ने बताया कि कई साल पहले योमी के पिता को भी उसने चुन लिया था। तब पूरे गांव ने मिलकर एक रस्म की थी। बच्चे को एक पवित्र कमरे में बंद कर दिया गया था। दरवाजे पर मंत्र लिखे गए थे और पूरी रात कोई भी उसका नाम लेकर नहीं बोला था। तभी जाकर वो औरत वापस लौट गई थी। लेकिन दादी ने यह भी कहा कि उस रस्म की एक शर्त थी, अगर चुना गया बच्चा खुद दरवाजा खोल दे या कोई अपना उसे नाम लेकर पुकार दे तो सारी रक्षा टूट जाती है। यह सुनकर योमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पूछा, अगर वो दादी की आवाज में मुझे बुलाए तो? दादी ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उनकी आंखों में साफ डर दिखाई दिया। दादी ने कहा, तब भी दरवाजा नहीं खोलना, चाहे वो मेरी आवाज हो, तेरे पापा की या तेरी अपनी। किसी भी आवाज पर भरोसा मत करना। उस शाम तक गांव के 4 बुजुर्ग घर आ चुके थे। वे बिना कुछ बोले भीतर आए, अपने साथ पुराने कागज, नमक, लाल धागे और घंटियां लाए और योमी के कमरे को उसी रात के लिए एक पवित्र कमरे में बदलने लगे। योमी के कमरे की खिड़कियों पर मंत्र लिखे गए, दरवाजे पर लाल धागे बांधे गए और फर्श पर नमक का गोल घेरा बनाया गया। कमरे के बीचों बीच एक छोटा गद्दा रखा गया जहां योमी को पूरी रात बैठना था। बुजुर्गों ने योमी को आखिरी बार समझाया, किसी भी हालत में इस घेरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी सुनाई दे, चाहे कोई भी पुकारे। फिर रात के ठीक 10 बजे सब लोग कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजा बंद हुआ, कुंडी चढ़ी और बाहर से मंत्र पढ़ने की धीमी आवाजें आने लगी। योमी कमरे के बीच अकेला बैठा था। शुरुआत के कुछ घंटे शांति में बीते। सिर्फ बाहर झींगुरों की आवाज, लकड़ी की पुरानी दीवारों की चरमराहट और बीच बीच में दूर से आती मंत्रोच्चार की धुन। योमी ने खुद को समझाया, शायद सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आधी रात के बाद अचानक मंत्रोच्चार बंद हो गया। पूरा घर एकदम खामोश हो गया। इतनी खामोशी कि योमी को अपने कानों में धड़कन सुनाई देने लगी। फिर बाहर बरामदे से कदमों की आवाज आई, धीमी, नापी हुई, जैसे कोई लंबा इंसान लकड़ी के फर्श पर चहलकदमी कर रहा हो। हर कदम के साथ छत की घंटियां हल्के हल्के हिलने लगी। कदम दरवाजे के ठीक सामने आकर रुक गए। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ। फिर बाहर से दादी की आवाज आई, योमी, दरवाजा खोलो, मैं हूं। धीमी हंसी, फो फो फो। अब योमी समझ चुका था दरवाजे के बाहर दादी नहीं, वही खड़ी है। योमी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। आवाज बिल्कुल दादी जैसी थी। फिर वही आवाज बोली, बेटा जल्दी दरवाजा खोल, बाहर कुछ है। योमी लगभग उठ ही गया था। उसके घुटने कांपते हुए घेरे के किनारे तक आ पहुंचे। लेकिन तभी उसे दादी की बात याद आई, किसी भी आवाज पर भरोसा मत करना। वो वहीं जम गया। कुछ पल बाद बाहर से हल्की हंसी सुनाई दी, वही टूटी लंबी औरत जैसी हंसी। फो फो फो। अब योमी समझ चुका था, दरवाजे के बाहर दादी नहीं
वही खड़ी है।